So we'll continue with the straight lines wala portion which we are doing in the last class. So we had completed exercise 10.2 and we had done the general equation of line and how to convert a general equation of line, that is slope intercept form, normal form, into general equation of line into these forms: slope intercept form and intercept form and normal form. So today we'll be doing, I think, numericals, questions based on that. So did we start with the examples or we had to start with the example today? याद है आप लोग को लास्ट हम लोगों ने क्या किया था? कॉपी खोल के देखो थोड़ा, बोलो सर कॉपी में कुछ लिखते ही नहीं तो कहाँ दिखेगा कुछ? सर नॉर्मल फॉर्म, ये नॉर्मल फॉर्म यहाँ तक किया था बस, क्वेश्चन तो नहीं किया था ना? नहीं सर। ठीक, चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं फिर। कहाँ है माधव भैया? भी नहीं है, बहुत सारे बच्चे नहीं है। माधव भैया पता नहीं कहाँ चले गए हैं। इनका तो सैट भी हो गया, पता नहीं फिर भी छुट्टी मना रहे हैं। So 13th example. So equation of a line is 3x minus 4y plus 10 is equal to 0. Find its slope, x and y intercepts. Okay. So हमारे पास जो इक्वेशन है, इक्वेशन जो जनरल इक्वेशन क्या है, ax plus by plus c is equal to 0. तो ये जो हमारा इक्वेशन है जनरल इक्वेशन के फॉर्म में है, 3x minus 4y plus 10 is equal to 0. इसका स्लोप निकालना है। तुम क्या करो, 4y को इस तरफ लेके चले जाओ तो 4y is equal to 3x plus 10 हो जाएगा, और 4 को ले जाके डिवाइड कर देंगे तो y is equal to 3/4x plus 10/4, right? So ये जो 10/4, 2 5s and 2 2s are, so y is equal to 3/4x plus of 5/2. तो ये तो पहला वाला पार्ट हुआ जिसमें कि हम लोगों ने इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, ये क्या है? दिस इज इन द फॉर्म स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, और ये जो हमारा था, दिस वाज आवर जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन. So we have converted the general equation of line into slope intercept form. So slope of this will be equal to 3/4. जो भी यहाँ पे x का coefficient होता है, slope intercept हमारा फॉर्म क्या है, y is equal to mx plus c. तो जो x का coefficient होगा वो slope हो गया, x का coefficient 3/4 है तो slope क्या हो गया, 3/4. क्लियर है बच्चों? यस सर। माधव रहता कहाँ है, तो क्यों लेट आया था, ज्वाइन किया लेट? सर एक बताता हूँ क्लास के बाद। तो तुमको बहुत पिटाई लगेंगी, आजकल तुम्हारा क्लास गायब भी रहता, तो कल भी नहीं थे तुम क्लास में। कल था तो, अरे हाँ तो किसी और दिन नहीं होगा, परसों नहीं होगा, लेकिन इधर 2-3 बार मैंने तुम्हें देखा कि तू क्लास में नहीं था। सर कब लेट होऊंगा थोड़ा सा, क्लास मैंने सारी अटेंड करी है उसके बाद से, एसएटी के बाद से। हाँ, केवीपीवाई के क्लास में कहाँ थे? ओह हाँ सर, उस क्लास में नहीं था। क्यों? अब वो केवीपीवाई वाला वेवर चला गया बेटा, अब तुम्हारा सैट। हाँ हाँ सर ठीक है, मतलब वो अगली क्लास से वापस आ जाएगा, मतलब सैटरडे से ही कर लूंगा वापस। हाँ तो और मैंने आज जो किया है उसका देख लेना, आज अच्छे क्वेश्चन हमने किए हैं। ठीक है सर। और कौन बच्चा है ये, अनहद कहाँ है? पता नहीं सर। टाटा बाय बाय हो गया क्या उसका? उसने जितना मुझे बोला था, उसने कहा था वो ट्यूशन सिर्फ मैथ की लेगा और जेई की क्लास, मैथ पर में अब पता नहीं की मुझे, क्लास चल रही है। मुझे बस उतना ही पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब ये क्या कह रहा है दूसरे पार्ट में,
एक्स और वाई इंटरसेप्ट भी निकालने बोल रहा है, तो एक्स और वाई इंटरसेप्ट निकालना है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये हमारे पास है, मतलब देखो एक्स और वाई इंटरसेप्ट के फॉर्म में हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म लिखे तो क्या होता है, एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1, तो हम लोग इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो हम लोग 10 को दूसरे तरफ लेके चले जाते हैं, मतलब 3x माइनस 4y इज इक्वल टू -10 लिख लेते, उसके बाद इसको डिवाइड कर देते हैं, मतलब 3x by -10 minus of 4y by -10 is equal to 1, or we can write it as x divided by -10 by 3, ये 3 को इसके नीचे लेकर आ जाते हैं, प्लस ऑफ, ये माइनस माइनस प्लस कैंसिल हो गया, ठीक है, तो प्लस ऑफ y डिवाइडेड बाय 10 by 4 इज इक्वल टू 1। तो अब अगर हम लोग को x इंटरसेप्ट निकालना होगा, राइट, तो x इंटरसेप्ट क्या हो गया, -10/3, राइट, और y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 10/4, ठीक है, 10/4 बोले तो 5/2। तो ये देखो y इंटरसेप्ट तो तुम यहां से भी निकाल सकते थे, जो c होता है, ये c क्या होता है, m स्लोप हो गया, और c क्या होता है, y इंटरसेप्ट होता है, तो बस अगर y इंटरसेप्ट निकालना होता तब ये कहानी नहीं गढ़नी होती हमें, ये इसलिए हमें करनी पड़ रही है क्योंकि हम लोग को x इंटरसेप्ट भी निकालना है ना, या दूसरा तरीका है कि वो y इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस डी के फॉर्म में लिख दो, बट ये ज्यादा डिफिकल्ट है, उससे अच्छा इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखो और एक ही झटके से दोनों x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों निकल के आ जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. Kyra, how was your exams results in mathematics? So I got 58.5 out of 65. 58.5 out of 65. Yeah, Okay, और बस 65 मार्क्स का ही था या 80 मार्क्स का था? 65. Okay, okay. Pretty good, but then you are a focused child. You should at least get 62, 63 next time. Yes, sir. Okay. Good, good, good. लिख लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. समझ में भी आ गया? किसी को कोई डाउट, कुछ ना समझ में आया हो तो प्लीज पूछ लो मेरे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। So reduce the equation √3x plus y minus 8 is equal to 0 into normal form. Find the values of p and omega. तो यही मैं कह रहा था कि नॉर्मल फॉर्म में निकालने के लिए ना क्या करो, √a² प्लस b² निकाल लो और उससे डिवाइड कर दो बेसिकली। तो हमारा देखो ये इक्वेशन क्या है, अगर हम लोग का फॉर्म देखोगे ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, जनरल फॉर्म होता है। यहाँ पे क्या दे रखा है, √3x प्लस y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो a हो गया √3, b हो गया 1 और c हो गया -8। अगर तुम कंपेयर करोगे तो a इज इक्वल टू √3 है, b इज इक्वल टू 1 है और c इज इक्वल टू -8 है। मैंने क्या बोला था, डिवाइड बाय √a² प्लस b²। सो डिवाइडिंग बाय √a² प्लस b² ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे a² प्लस b² मतलब क्या हो गया, √3 का स्क्वायर प्लस 1²। √3 का स्क्वायर क्या है, 3 हो गया और 1, 3 प्लस 1 4 हो गया, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया। 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, मतलब ये क्या बन जाएगा, √3/2x प्लस 1/2y माइनस 8/2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हमारा नॉर्मल फॉर्म जो होता था, नॉर्मल फॉर्म इज इक्वल टू
ये जो नॉर्मल फॉर्म है, दिस इज x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p। ये हमारा नॉर्मल फॉर्म है। अब देखो इसको अगर हम लिखते हैं, ये cos ऑफ कितना √3/2 होता है, हमें पता है कि cos 30 डिग्री √3/2 है, मतलब x cos 30 डिग्री प्लस y sin 30 डिग्री 1/2 होता है, y sin 30 डिग्री इज इक्वल टू -8/2 को इधर ले जाओगे इज इक्वल टू 4। अब इसको अगर कंपेयर करोगे x cos ओमेगा y sin ओमेगा और p से, तो ओमेगा तो हो गया 30 डिग्री और p का वैल्यू हो गया 4। क्लियर है बच्चों? तो लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, ओमेगा मतलब ये अगर हमारे पास स्ट्रेट लाइन था, तो अगर हम लोग इस पे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, इसका जो लेंथ है ये p और जो नॉर्मल एंगल बना रहा होता है ये ओमेगा होता है। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. यस सर। वेदांश कितने घंटे चल रहा है आजकल? सर वीकडेज में हाँ, सर 4-5। थोड़ा सा खींचो अब थोड़ा। अब ये 3 महीने बहुत क्रूसियल है बेटा, ठीक है? यही जी सर। डिसाइड करेगा तुम्हारा आगे जाने का। थोड़ा सा खींचो, थोड़ा उसको ना 6-7 घंटे पे लेके जाओ। एक आध क्लास मिस करना पड़ता है स्कूल में, तो अटेंडेंस बनाए कौन देखने आता है तुम हो या नहीं हो क्लास में। ओके सर। थोड़ा सा जुगाड़ लगाना पड़ेगा तुमको, समय निकालना पड़ेगा किसी तरीके से। मतलब वो जुनून होना चाहिए आईटी करने का ना, तो अपने आप समय निकलता चला जाएगा। जुनून लाओ तुम लोग आपस अपने अंदर। सर कोई लास्ट वाला पार्ट समझा दीजिए। कौन सा वाला बेटा? ये जो आया था, यस सर। ये देखो हम लोगों ने क्या किया, मैंने नॉर्मल फॉर्म को कन्वर्ट करना है। अगर हम लोग को इस जनरल फॉर्म से नॉर्मल फॉर्म निकालना है, तो जो भी हमारा a होता है, a हमारा √3 है और b यहाँ पे 1 है, राइट? तो √a² प्लस b² वैल्यू निकाल लेते हैं, जो कि 2 आया। उससे हम लोग को पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देना है। तो ये पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, √3/2, 1/2, -8/2 और 0/2। 0/2 तो हमारा 0 ही हो गया। तो ये मेरा पूरा इक्वेशन हो गया √3/2x प्लस 1/2y -8/2। -8/2 को इस तरफ लेके चले आए, तो अब हमारे पास हो गया √3/2x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 4। अब हमारा नॉर्मल फॉर्म x cos ओमेगा y sin ओमेगा था, तो मतलब हमारा जो cos ओमेगा है यहाँ पे, cos ओमेगा इज इक्वल टू √3/2 हो गया। तो मतलब ओमेगा कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया। सिमिलरली साइन ओमेगा इज इक्वल टू 1/2 हो गया, तो ओमेगा यहाँ पे भी 30 डिग्री है। मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं √3/2 की जगह रिप्लेस कर लिया हमने cos 30 डिग्री, बिकॉज वी हैव टू राइट इट इन दिस फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म। उसी तरह 1/2 को हम लोग ने रिप्लेस कर दिया sin 30 डिग्री से और इज इक्वल टू 4। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p, तो यहाँ पे ओमेगा क्या हो गया? 30 डिग्री हो गया, इज इक्वल टू p मतलब 4 हो गया। ठीक है बेटा? ओके सर। यस। So can every equation be written in a normal form? Yeah, every equation can be written, but मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए जिसमें सी द थिंग इज कि जो एग्जाम में तुमको पूछा जाएगा वो नोन एंगल्स वाले होंगे ना, 30 डिग्री ऐसे। Generally. बट अगर कोई ऐसा वैल्यू है जो हमें मतलब पता ही नहीं है उसका क्या एंगल होगा, तो cos ऑफ दैट इज इक्वल टू, मतलब इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि मान लो ये आ जाता कुछ 1/7 आ जाता है, तो हम लोग लिखते cos ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू 1/7, तो ओमेगा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 1/7 ऐसे लिख के छोड़ देते। ठीक है? यहाँ पे हम लोग एंगल एग्जैक्टली निकाल पाए क्योंकि ये नोन एंगल्स के वैल्यूज थे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अगर नोन नहीं है तो हम लोग बस cos ओमेगा इज इक्वल टू व्हाटएवर वैल्यू हैज कम विल राइट इट देयर। हाँ, बट एग्जाम में आपको वही आएंगे जो वैल्यूज आपको पता है। आगे समझ, आगे बढ़े, नेक्स्ट पे चलते हैं।
अब हमसे कह रहा है इस क्वेश्चन में फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस दिस एंड दिस। भाई एंगल बिटवीन द लाइंस, हम लोग ने अभी ध्यान दो कि हम लोग को एंगल निकालने के लिए क्या करते थे हम लोग, भाई m1 m2 हम लोग को स्लोप अगर पता है तब हम लोग tan थीटा निकाल लेते थे, m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2, राइट, ये फॉर्मूला था हमारा। सो tan थीटा, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों का स्लोप पहले निकाल लेते हैं, एक्सक्यूज मी, m1 और m2 दोनों निकाल लेते हैं। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो y इज इक्वल टू √3x प्लस ऑफ 5 हो गया पहला वाला जो इक्वेशन। दूसरा वाला जो इक्वेशन है वो आएगा हमारा √3y इज इक्वल टू x माइनस 6 और y इज इक्वल टू 1 बाय √3x माइनस ऑफ 6 बाय √3। ठीक है, तो ये है हमारा m1 का वैल्यू और ये है हमारा m2 का वैल्यू, राइट। सो y इज इक्वल टू √3x प्लस दिस एंड y इज इक्वल टू 1 बाय √3x। अब देखो मैं दिमाग लगाऊंगा तो मैं तो सीधे बोल दूंगा भाई इसका इंक्लिनेशन 60 डिग्री है, इसका इंक्लिनेशन 30 डिग्री है, इनके बीच का एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। ये तो हुआ शॉर्टकट मेथड, बट हम वैसे नहीं करेंगे। हम लोग ऐसे लिखेंगे भाई tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 m2। और हम लोग को एंगल जब बोला है, कुछ नहीं बोला है ना, तो हम लोग को मान लेना है कि एक्यूट एंगल निकालना है, तो इसीलिए इसका हम लोग क्या करते हैं, मॉड्यूलस मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एक्यूट एंगल एब्सोल्यूट वैल्यू से निकलेगा। अब इसका वैल्यू निकालो, m1 है मेरा √3 माइनस 1 बाय √3 डिवाइडेड 1 प्लस √3 इंटू 1 बाय √3। ये हो गया हमारा वैल्यू tan थीटा का। ठीक, तो इससे हमारा आ गया tan थीटा इज इक्वल टू √3 इंटू √3 3 माइनस 1 बाय √3 डिवाइडेड बाय, ये √3 और √3 कट गया 2। सो दिस इज 3 माइनस 1 2 बाय √3 इंटू 2 2 कैंसिल 1 बाय √3, मतलब थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस कितना आ गया, 30 डिग्री। तो अगर एक्यूट एंगल, अगर दोनों एंगल निकालना होगा तो 30 डिग्री एंड दूसरा एंगल क्या होगा 180 माइनस 30 दैट इज 150 डिग्री। मतलब दो एंगल है, दो लाइंस हैं, इनके बीच में अगर एक्यूट एंगल 30 डिग्री है तो दूसरा एंगल निकालना होगा ये वाला। तो ये कैसे निकालोगे, 180 माइनस 30 करके 150 डिग्री। ठीक है बच्चों, Yes, sir. समझ में आ गया, लिख लिया सबने? यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट है, ये बेसिकली तुम मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले बुक वगैरह देखोगे ना, तो उसमें ये एज अ फॉर्मूला ही है कि भाई अगर दो लाइन को हम लोग जनरल इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा लाइन हम लोग लिख रहे हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, तो अगर ये दो लाइन को अगर हम पकड़ के चलते हैं, इन दोनों लाइन में पैरेलल होने का क्या कंडीशन है, जैसे स्लोप में तो हम लोग सीधे बोल देते थे भाई m1 इज इक्वल टू m2 पैरेलल के लिए, और परपेंडिकुलर के लिए बोलते थे भाई m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। अच्छा एक और बात भाई, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं ना, वो गांठ बांध के रख लें, दो चीज तुमको बचाएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। पहला है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और दूसरा है तुम्हारा कैलकुलस। यही दो चीज जो है जिसके भरोसे तुम्हारा आईआईटी निकलेगा। तो इसको तो रगड़ डालो, मतलब जो भी जहां पे भी मिले तुमको, मतलब यू शुड नो, मैंने शुरू में ही बताया था तुम लोगों को, यू नो समथिंग इन एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन समथिंग, है ना, मंत्रा है बेसिकली। एवरीथिंग इन समथिंग वाला चैप्टर है ये, मतलब इस चैप्टर में सब चीज कर लो, जो भी चीज मिलता है, जो भी क्वेश्चन मिलता है।
अगर तुम इस चैप्टर को मतलब थ्रू एंड थ्रू अच्छे से कर लेते हो, इसको मतलब इस चैप्टर को नहीं, मतलब इस पूरे टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा जो आ गया, स्ट्रेट लाइन, सर्कल्स, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, ये सारी चीजें जब अपना कमांड रख लोगे ना, और उधर कैलकुलस में डिफरेंशिएशन, लिमिट से लेके फंक्शंस से लेके और इंटीग्रेशन तक, मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन और एरिया अंडर कर्व्स तक, ये वाले पोर्शन पे कमांड हो जाएगा ना, तो तुम्हारा आईटी कोई नहीं रोक सकता है होने से। इसीलिए प्लीज समझो इसका इंपॉर्टेंस और बहुत अच्छे से करना। चलो फिर से वापस आते हैं। तो ये हमारे पास दो जनरल इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब दो लाइन पैरेलल तब होता है जब उसका स्लोप इक्वल होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों का स्लोप पहले निकाल लेते हैं, मतलब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में पहले लिखते हैं। पहले इक्वेशन को a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, इसको अगर थोड़ा अरेंज करेंगे, b1y इज माइनस a1x माइनस c1 और y इज इक्वल टू माइनस a1 बाय b1 x माइनस c1 बाय b1। तो यहाँ पे जो स्लोप होगा m1, दिस इज माइनस a1 अपॉन b1। दूसरे वाले इक्वेशन में a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। सिमिलर इक्वेशन है तो गड्ढागिरी करने की जरूरत नहीं है, m2 इज इक्वल टू सीधे लिख देंगे माइनस a2 बाय b2। तो ये मेरा m1 हो गया, ये m2 हो गया, है ना बच्चों। अब m1 m2 पता चल गया। अब अगर पैरेलल का कंडीशन क्या होता है, इफ two lines are parallel then their slopes are equal. So for lines to be parallel, m1 should be equal to m2. m1 है मेरा a minus a1 by b1 is equal to minus a2 by b2। अब वही नेगेटिव साइन दोनों तरफ कैंसिल कर देंगे, right? So we'll cancel out both the negative signs. So we will get, for two lines to be parallel, a1 by b1 is equal to a2 by b2। तो ये अब हम लोग याद भी कर लेंगे, आगे डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। सेकंड है परपेंडिकुलर के लिए m1 इंटू m2 शुड बी इक्वल टू माइनस 1। m1 है मेरा माइनस a1 बाय b1 और m2 है माइनस a2 बाय b2। इन दोनों का प्रोडक्ट जो है ये माइनस 1 के बराबर है। तो माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, तो इससे आ गया a1 a2 इज इक्वल टू माइनस b1 b2। ये प्रोडक्ट लेके उधर लेके चले गए, लेफ्ट साइड में इसको लेके आ गए, तो a1 a2 प्लस ऑफ b1 b2 इज इक्वल टू 0। तो ये दूसरा कंडीशन है। फॉर टू लाइन्स टू बी पैरेलल दिस इज द कंडीशन, फॉर टू लाइन्स टू बी परपेंडिकुलर दिस इज द कंडीशन। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया बच्चों? हाँ सर। अब कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 कॉमा माइनस 2। तो एक लाइन जो इसके परपेंडिकुलर है और इस लाइन से पास कर रहा है, ठीक है। तो इसको करने के दो तरीके हैं। पहले तो इसको सिंपल है ना, स्ट्रेट सिंपल फॉर्मूला, भाई हम लोग इसको y इज इक्वल टू mx प्लस सी करके m स्लोप निकालते हैं, उससे फिर दूसरे लाइन का स्लोप निकाल लेंगे और इस पॉइंट से पास कर रहा है तो हम लोग फिर वो लाइन निकाल लेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो पहला इक्वेशन दे रखा है x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है, राइट। तो जो इसको इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो हमारा ये 2y इज इक्वल टू x प्लस 3 आ गया, y इज इक्वल टू 1 बाई 2x प्लस 3 हो गया। तो इसका जो स्लोप m1 है वो 1 बाई 2 है, तो जो परपेंडिकुलर लाइन होगा उसका स्लोप माइनस 2 हो जाएगा,
रेसिप्रोकल लेके नेगेटिव साइन लगा देते हैं। आ रहा है ना समझ में बच्चे? हम लोग के पास वो जो फॉर्मूला था m1 m2 -1, तो m2 क्या हो गया -1/m1, मतलब कि रेसिप्रोकल लेके आगे नेगेटिव लगा दो, तो 1/2 का रेसिप्रोकल 2 हो गया और आगे नेगेटिव लगा दो। तो रेसिप्रोकल लेके नेगेटिव लगा दोगे तो लाइन जिस परपेंडिकुलर है उसका स्लोप निकल जाएगा। तो लाइन जिसका स्लोप -2 है उसका इक्वेशन लिखेंगे, तो y इज इक्वल टू -2x प्लस ऑफ c हो गया। ये मेरा इक्वेशन हो गया लाइन का जो कि परपेंडिकुलर है उसके। अब c तो एक कांस्टेंट है, इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो ये बाउंड्री कंडीशन से निकालेंगे, राइट? या तो ये तरीका अपनाओ, बहुत सारे तरीके हैं करने को इसको। अब स्लोप निकल गया, पॉइंट निकल गया, पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज कर लो। मतलब या तो ये चीज में वैल्यू पुट करके c का वैल्यू निकाल लो, उससे भी करेंगे। और एक जो पॉइंट स्लोप फॉर्म, पहले आसान तरीका देखते हैं, मतलब जो सिंपल तरीका है। तो स्लोप, पॉइंट स्लोप फॉर्म में y माइनस y1 मतलब y प्लस 2 इज इक्वल टू m है -2 x माइनस x1 x माइनस 1, y प्लस 2 इज इक्वल टू -2x प्लस 2। सबको इस तरफ लेके आएंगे तो ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा 2x प्लस y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन हो गया इसका 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब इसको दूसरे तरीके से मान लो ये करते कि भाई हम लोग को कोई भी लाइन जो कि जिसका स्लोप दिया हुआ है वो y इज इक्वल टू mx प्लस सी कर देंगे और c का वैल्यू निकालने के लिए बाउंड्री कंडीशन यूज कर लेंगे। मतलब 1, -2 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो -2 इज इक्वल टू -2 इंटू 1 प्लस ऑफ c। सो -2 इज इक्वल टू -2 प्लस c, या c इज इक्वल टू 0 हो गया, तो कांस्टेंट 0 हो गया, तो y इज इक्वल टू -2x इसका इक्वेशन है। ये इसका दूसरा तरीका करने का। क्लियर है बच्चों? और एक और तरीका है वो अभी हम बता रहे हैं, पहले ये लिख लो। लिख लिया बच्चों? एक सेकंड सर बस। हाँ ग्रेट। अब देखो दूसरा तरीका, भाई हमारे पास एक इक्वेशन दे रखा है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो अगर इसके परपेंडिकुलर एक लाइन बनाना है, ठीक है, तो वो हो जाएगा bx माइनस ए वाई प्लस के इज इक्वल टू 0, कोई और कांस्टेंट। ठीक है, मतलब a इसका x और y का ये कफिशिएंट्स उलट फेर हो जाएगा और बीच में एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। और अगर इसी में पैरेलल लिखना होता ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो अगर इसके पैरेलल एक लाइन लिखना है तो x और y का कफिशिएंट सेम रख देंगे, ax प्लस बी वाई, कॉन्स्टेंट बदल जाएगा। ठीक है, अब मुझे लिखना था परपेंडिकुलर, तो मैंने क्या किया, इसको उलट फेर कर दिया। मतलब मेरा इक्वेशन अगर है x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, हम इसको उल्टा कर देंगे, 2x प्लस ऑफ y, माइनस की जगह प्लस, साइन भी मैंने बोला था उल्टा कर लेंगे एक का, या तो x का करो चाहे इसका करो, मैं y का कर रहा हूं, 2x प्लस y प्लस कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू 0। अब ये कांस्टेंट, बिकॉज ये लाइन 1, -2 से पास कर रहा है, इसमें एक वैल्यू पुट कर लोगे तो 2 इंटू 1 माइनस ऑफ 2 प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो c 0 हो गया। तो इक्वेशन क्या हो गया हमारा, 2x प्लस वाई इज 0 या y इज इक्वल टू -2x। आगे सेम। क्लियर है बच्चों?
तो ये सब जादू पे ज्यादा बात करेंगे बाद में, पहले अभी तुम लोग अपना काम कर लो ये सब चीज, राइट। वैसे ये सब जादू सर भी सिखाएंगे तुम लोग को, कलम सर, तो हम ज्यादा जादू अभी नहीं बताएंगे तुमको। हो गया बच्चों? तो हम लोग को टारगेट ये करना है बेसिकली, नवंबर एंड तक कोर्स खत्म कर लेना चाहिए हम लोग को। नवंबर एंड में जब कोर्स खत्म हो जाए हम लोग का, तो 2-3-4 चैप्टर बाकी है, आई थिंक वी विल बी एबल टू पुल इट ऑफ बाय नवंबर। सो इफ वी आर डन विथ द सिलेबस बाय नवंबर, उसके बाद क्या है कि हम तुम्हारे पीछे लगा देंगे कलम सर को, रगड़ देंगे तुमको प्रैक्टिस करा करा के डिफिकल्ट क्वेश्चन और सब तरह का क्वेश्चन, ठीक है? हो गया बच्चों? लिख लिया तुम लोगों ने? Yes, sir. यस बहुत बढ़िया। अब देखो दूसरा कॉन्सेप्ट आता है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, मतलब एक पॉइंट से एक लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग को निकालना है। तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है, मान लो हमारे पास एक कोड पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है। इससे हम लोग को हमारे पास जो लाइन है वो कैपिटल AX + BY + C = 0, ये लाइन का इक्वेशन है। इस पॉइंट से इस लाइन पे इक्वेशन लिखना है, मतलब परपेंडिकुलर लिखना है, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? AX1 मतलब x के जगह x1 इसका कोऑर्डिनेट पुट कर देंगे, y के जगह y1 पुट कर देंगे, प्लस ऑफ c का मॉड्यूलस, है ना, मॉड्यूलस मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू, डिवाइडेड बाय √a² + b²। ये हम लोगों को परपेंडिकुलर डिस्टेंस देगा फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ लाइन। So perpendicular distance of a point from a line is equal to AX1 + BY1 + C divided by √a² + b²। क्लियर है बच्चों फॉर्मूला? फॉर्मूला का डेरिवेशन वगैरह नहीं करना है, एप्लीकेशन पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है? डेरिवेशन करना जब मैथमेटिक्स ऑनर्स करोगे, बीएससी इन मैथमेटिक्स तब करना। अभी हम लोग बीएससी इन मैथमेटिक्स तो कर नहीं रहे, तो इसीलिए फॉर्मूला का डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे समझ, आगे बढ़े। Yes, sir. यस सर नेक्स्ट है भाई हमारे पास दो तरीके का चीज अब हम लोग करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। अब दो पैरेलल लाइन है, उसका जो इक्वेशन है दो फॉर्म में मान लो दिया हुआ है, एक जनरल फॉर्म में दिया हुआ है और एक पॉइंट स्लोप फॉर्म के फॉर्म में दिया हुआ है। पॉइंट स्लोप फॉर्म में ये y = mx + c1 और y = mx + c2, ये दो इक्वेशन है पैरेलल लाइंस के। देखो स्लोप सेम है क्योंकि पैरेलल लाइंस है, बस ये चेंज क्या कर रहा है, ये कांस्टेंट चेंज कर रहा है c1 c2, मतलब इसका ये चेंज कर रहा है, y इंटरसेप्ट ये चेंज कर रहा है, बाकी पैरेलल लाइंस। तो y = mx + c1 और y = mx + c2 दो पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन, इसका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है c1 - c2 / √1 + m²। ठीक है, तो डिस्टेंस d = c1 - c2 डिवाइडेड बाय √1 + m²। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया दो पैरेलल लाइन के बीच में। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया सभी ने? Yes, sir. अब ये तो एक हो गया, ये तो एक हो गया, y = mx + c1, y = mx + c2। तो डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन c1 - c2 / √1 + m²। अब अगर लाइन इस फॉर्म में, जनरल फॉर्म में ax + by + c1 = 0,
ax plus by plus c2 is equal to 0. देखो x का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट दोनों में सेम है, मतलब पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है. चेंज क्या कर रहा है? कांस्टेंट चेंज कर रहा है. तो अब यहाँ पे अगर हम लोग को निकालना होगा तो रूट अंडर c1 माइनस c2, सॉरी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ c1 माइनस c2 बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया. तो दो फॉर्म में इक्वेशन को याद करना है, एक y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में है, और अगर ये ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में है, तब दो पैरेलल लाइन के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो इन दोनों फॉर्मूले से हम लोग निकालते हैं. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Eighth example पे आते हैं. Based on both these formulas, find the distance of the point this from this. So distance of a point from a line, perpendicular distance. जब distance बोल रहा है मतलब perpendicular distance बोल रहा है. तो हम लोगों ने बोला भाई हमारे पास अगर इक्वेशन है ax plus by plus c is equal to 0, तो जो perpendicular distance होगा that will be ax1 plus by1 plus c divided by root under a square plus b square, और ये एब्सोल्यूट वैल्यू, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. अब मेरे पास इक्वेशन है 3x माइनस 4y माइनस 26, तो 3 इंटू 3 माइनस 4 इंटू माइनस 5 माइनस ऑफ 26 का एब्सोल्यूट वैल्यू बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब 3 स्क्वायर प्लस माइनस 4 का होल स्क्वायर. सो भाई d का वैल्यू है 9 माइनस माइनस प्लस 20 माइनस 26 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 16 25 का स्क्वायर रूट 25. सो 29 माइनस 26 हो गया 3/5. तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 3/5 होगा. क्लियर बच्चों? Yes, sir. लिख लिया सभी ने? Yes, sir. So find the distance between the parallel lines 3x minus 4y plus 7 is equal to 0 and 3x minus 4y plus 5 is equal to 0. देखो x का कोफिशिएंट सेम, y का कोफिशिएंट सेम, तो अगर पैरेलल नहीं भी लिखता तो हमको समझ जाना चाहिए था ये पैरेलल लाइन है, और ये कांस्टेंट टर्म अलग अलग है c1 c2. तो अब हम लोग फॉर्मूला क्या लिखते हैं? c1 माइनस c2 बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस ऑफ b स्क्वायर. दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, absolute value. c1 minus c2 7 minus 5 by root under 3 square plus minus 5 का 4 का whole square. 7 minus 5 है 2, 9 plus 16 25, 2/5 होगा. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया सबने? Yes, sir. Now reduce the following equations in slope intercept form and find their slopes in the y intercept. तो हम लोग को इसको एक तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना है, ठीक है, एंड फाइंड देयर स्लोप्स एंड वाई इंटरसेप्ट. तो सिंपल है, y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में लिख लेंगे. पहला वाला है हमारा x प्लस 7y इज इक्वल टू 0, 7y इज इक्वल टू माइनस x, और y इज इक्वल टू माइनस 1/7x. तो y इज इक्वल टू mx का फॉर्म हो गया. तो यहाँ पे स्लोप m इज इक्वल टू माइनस 1/7, और y इंटरसेप्ट निकालना है c, तो c यहाँ पे है 0. ठीक है, तो दिस इज योर स्लोप एंड दिस इज योर y इंटरसेप्ट. सेकेंड वाले में अगर हम बात करें, सो 3y इज इक्वल टू माइनस 6x प्लस 5, ठीक है, और y इज इक्वल टू
-6/3x plus 5/3. So this is y is equal to -2x plus 5/3. तो स्लोप m इज इक्वल टू -2 है और जो c का वैल्यू है ये 5/3 है. ठीक है. स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो जाएगा y इज इक्वल टू -2x plus 5/3 -2 और 5/3. बहुत बढ़िया. -1/7 और 0. ठीक. तीसरा इक्वेशन कह रहा है y इज इक्वल टू 0. y इज इक्वल टू 0 जो होता है वो क्या होता है, x एक्सिस हो गया. y इज इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस. तो इसका देखो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म तो उसी फॉर्म में दिया ही हुआ है. स्लोप हो जाएगा 0 मतलब m का वैल्यू 0 हो जाएगा और जो y इंटरसेप्ट है ये भी 0 हो गया. बेसिकली इसको तुम अगर लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो y इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स प्लस ऑफ 0. तो m भी 0 हो गया और कांस्टेंट टर्म ये भी c भी 0 हो गया. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया सबने? Yes, sir. हाँ सर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. Reduce the following equations into intercept form and find their intercepts on the axis. तो इसको इंटरसेक्ट x/a plus y/b वाला फॉर्म में लिखना है, इंटरसेप्ट फॉर्म. तो जो हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म है दैट इज x/a plus y/b इज इक्वल टू 1 और इनका इंटरसेप्ट्स निकालना है. पहले वाले प्रॉब्लम में देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3x plus 2y इज इक्वल टू 12. 12 से डिवाइड कर दो. अब 3/12x plus 2/12y is equal to 1. So 3 4 times and 2 6 times. So this will be x by 4. Sorry. X by 4 plus y by 6 is equal to 1. So x by a plus y by b is equal to 1. So that means a is equal to 4 and b is equal to 6. तो x इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट 4 हो गया और y इंटरसेप्ट 6 हो गया. सेकेंड वाला अगर हम लोग करें तो दिस इज 4x by 6 minus 3y by 6 is equal to 1. So this will be x divided by 6 by 4 plus y divided by minus 6 by 3 is equal to 1. So x divided by 3 by 2 plus y divided by minus 2 is equal to 1. तो x इंटरसेप्ट है 3/2, y इंटरसेप्ट है -2. तीसरे पे आते हैं. 3y plus 2 is equal to 0. ठीक है. सो अब देखो y is equal to -2/3. ये जो है x एक्सिस के पैरेलल है तो इसका y इंटरसेप्ट तो होगा, x इंटरसेप्ट होगा ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा. तो भाई होता क्या है बेसिकली, इसको अगर हम लोग लिखें 3y is equal to -2 or we can write y divided by -2/3 है ना. मतलब 3y by -2 लिख सकते हैं, y divided by -2 2/3 हो गया. x divided by infinity is equal to 1. ठीक है. तो अगर हम लोग को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना है, ठीक है, इसको
ये तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया, ठीक है, बट इस फॉर्म में लिखने मतलब x बाई इंफिनिटी ऐसे तो लिखेंगे नहीं, तुम सीधे इसको y इज इक्वल टू -2/3 के फॉर्म में लिख दो। तो y इज इक्वल टू -2/3 मतलब अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है एट ए डिस्टेंस 2/3 फ्रॉम द x एक्सिस इन नेगेटिव x एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस के डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसका इंटरसेप्ट निकालेंगे तो वो हमारा -2/3 आएगा इंटरसेप्ट। क्लियर है बच्चों? सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे y इंटरसेप्ट -2/3, no x intercept, there will be no x intercept. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. नेक्स्ट कह रहा है reduce the following equation in normal form, find their perpendicular distance from the origin and the angle between perpendicular and the positive x axis. तो हम लोग को मैंने जैसे बताया था √(a² + b² से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये हमारा x माइनस √3y + 8 इज इक्वल टू 0। तो इसको रूट अंडर मतलब बेसिकली अगर तुम देखोगे तो a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू -√3 है, रूट अंडर a² + b² निकालोगे रूट अंडर 1² + -√3 का होल स्क्वायर। सो दिस इज 1 + 3 का रूट अंडर √4 मतलब 2 हो गया। सो दिस इज, अब देखो ax + by + c इज इक्वल टू 0, रूट अंडर a² + b², 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, तो x/2 √3y/2 is equal to -8/2. So this will be equal to, देखो p का वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता है तो हम लोग को इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, मतलब इसको हम लोग लिख लेते हैं नेगेटिव से -1 से ये कर लो -x/2, ठीक है, प्लस √3y/2 इज इक्वल टू +4 हो जाए। तो बेसिकली -1 इसीलिए ऐसा करते हैं क्योंकि अगर तुम देखो जो हम लोग थ्योरी कर रहे थे उसमें लिखा हुआ था कि यू शुड कीप p ऑलवेज एज पॉजिटिव। जो हम लोग यहाँ पे इक्वेशन कर रहे थे ना, जस्ट रीड इट आउट फॉर यू वंस। सो पिछली क्लास में जो हम लोगों ने किया था उसमें हाँ, सो प्रॉपर चॉइस ऑफ साइंस इज मेड सो दैट p शुड बी पॉजिटिव। तो तुमको साइंस ऐसे चूज करने होंगे है ना जिससे p पॉजिटिव आए, ये पॉजिटिव आए, तो हमने इसीलिए साइन उलटफेर कर दिया। जब ये निकल गया हमारा तो अब देखो ये क्या हो गया, -1/2x प्लस √3/2y इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास इक्वेशन है x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p। भाई अगर अब देखो cos ओमेगा है नेगेटिव और sin ओमेगा है पॉजिटिव, ठीक है, तो इसका मतलब ये ऑब्ट्यूस एंगल है। ओमेगा का वैल्यू राइट जो हम लोग वैल्यू देखेंगे 60 डिग्री आएगा। 60 डिग्री मतलब 1/2 होता है, बट 180 - 60 करेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू 180 - 60 विच इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो ओमेगा का वैल्यू 120 डिग्री हो गया, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस ऑफ 120 डिग्री x cos ओमेगा, तो x cos 120 प्लस y sin ओमेगा y sin 120
is equal to 4. So that means omega is equal to 120 degree and P is equal to 4. Clear है बच्चों? Yes, sir. चलो आज के लिए हम लोग इतने पे ही रुकेंगे, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? जितना कराएं उसको रिवाइज कर लेना अच्छे से, ठीक है बच्चों? Yes, sir. ठीक है, सबने लिख लिया? Yes, sir. हाँ Thank you.